नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 में जब बनारस से चुनाव लड़ने के लिए गए थे तो उन्होंने बनारस की संस्कृति और परंपरा के वाहक रहे डोम राजा जगदीश चौधरी को अपना प्रस्तावक बनाया था, जो शमशान पर जलती चिताओं को आग देने वाले डोम समाज के लिए एक सम्मान की बात थी। पीएम मोदी की राह पर चलते हुए अब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने भी समाज के आखिरी पंक्ति में बैठे सफाई कर्मियों से लेकर अखबार बेचने वाली महिला तक को अपना प्रस्तावक बनाकर मिसाल पेश की है। मीडिया छोड़कर राजनीति में कूदे पूर्व पत्रकार शलभ मणि त्रिपाठी को बीजेपी ने देवरिया सदर विधानसभा सीट से टिकट देकर मैदान में उतार दिया है। सीएम योगी के मीडिया सलाहकार शलभ मणि ने भी पार्टी की ओर से अहम जिम्मेदारी मिलने के बाद चुनाव प्रचार में कूदना सही समझा और 7 फरवरी को इस सीट से नामांकन कर दिया। लेकिन उनके नामांकन के दौरान एक बात जो सबसे खास थी वो ये थी कि बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने उस निशा को अपना चुनावी प्रस्तावक बनाया जो रोज सुबह उठकर अखबार बेचती है और दिन भर ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालती है। निशा तिवारी है, ये रिक्शा चलाती है, अखबार बांटती है। ये मेरी प्रस्तावक होगी मित्रों, ये मेरी प्रस्तावक होगी। निशा तिवारी वही बहन है जो देवरिया में सुबह उठ के आपको अखबार बांटती है और दोपहर में ई रिक्शा चलाती है। निशा तिवारी ने कहा कि भैया मैं आपके प्रस्तावक करूंगी। निशा तिवारी जी का एक दर्द था, इनका कहना था कि भैया मेरा कोई भाई नहीं है। मैंने कहा आज से मान लेना कि शलभ मणि त्रिपाठी आपका भाई है। शलभ मणि जिंदाबाद, जिसका कोई आस नहीं उसका शलभ है, जिसका कोई आस नहीं उसका भी साथ शलभ है। इतना ही नहीं, शलभ मणि त्रिपाठी के दूसरे प्रस्तावक रामलगन पासवान है। वो एक सफाई कर्मी है और रोज देवरिया में झाड़ू लगाकर कचरा साफ करते हैं। मेरे दूसरे प्रस्तावक हैं, लोगों ने कहा बहुत मजबूत, बहुत ईमानदार, बहुत अच्छा प्रस्तावक होना चाहिए। मैं साथी रामलगन पासवान को लेकर आया हूं जो सफाई कर्मी है, आज भी सफाई करते हैं उसको। मोदी योगी शलभ मणि, मोदी योगी शलभ मणि। देवरिया का विधायक कैसा हो, देवरिया का विधायक कैसा हो। पूरा देश में चाहिए, पूरा देश देखेगा भाजपा ने देवरिया में कैसा हीरा लिया है शलभ मणि। समाज के आखिरी पंक्ति में बैठे ऐसे लोगों को शलभ मणि त्रिपाठी ने अपना प्रस्तावक बनाकर एक बड़ी मिसाल पेश की है। उन्होंने खुद एक तस्वीर पोस्ट करते हुए अपने दोनों प्रस्तावकों के बारे में जानकारी देते हुए लिखा, देवरिया की श्रीमती निशा सुबह सुबह अखबार बांटती हैं और दिन में ई रिक्शा चलाती हैं। रामलगन पासवान जी सफाई कर्मी है और वो रोज देवरिया का कचरा साफ करते हैं। विधानसभा चुनाव के नामांकन में मैंने इन दोनों महानुभावों को अपना प्रस्तावक और समर्थक बनाकर नामांकन प्रक्रिया पूर्ण किया। बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने निशा और रामलगन पासवान को अपना प्रस्तावक बनाए जाने के फैसले पर कहा, मेरे लिए सुबह उठकर अखबार बेचने वाली महिला सबसे मजबूत प्रस्तावक है। सीएम योगी के मीडिया सलाहकार की जिम्मेदारी निभाने वाले शलभ मणि त्रिपाठी ने एक ई रिक्शा चालक और सफाई कर्मी को अपना प्रस्तावक बनाया तो उनके इस कदम की लोगों ने दिल खोल कर तारीफ की। जैसे एक ट्विटर यूजर ने लिखा,
ई रिक्शा चलाकर जीवन यापन करने वाली निशा तिवारी की डबडबाई आंखें बता रही हैं कि देवरिया में बहुत कुछ बदल चुका है। शलभमणि त्रिपाठी द्वारा निशा को अपना प्रस्तावक बनाना ऐतिहासिक घटना है। ये महिला का सम्मान नहीं, समाज के निचले स्तर का अभिनंदन है। शलभ ही सुलभ है। पत्रकार विकास सिंह चौहान ने लिखा, देवरिया सीट से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर शलभमणि त्रिपाठी ने नामांकन भरा। खास बात यह है कि इनके प्रस्तावक एक महिला रिक्शा चालक तो एक सफाई कर्मी है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन यह कदम निश्चित रूप से सराहनीय है। अग्रिम शुभकामनाएं, आप ऐतिहासिक जीत हासिल करें। ट्विटर यूजर रागिनी सिंह ने लिखा, एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट, फिर एक ही रिक्शा चलाने वाली निशा को प्रस्तावक बनाने का संस्कार सिर्फ एक सनातनी भगवाधारी में ही हो सकता है। सच में भाजपा एक परिवार है। ट्विटर यूजर रविकांत मिश्रा ने ट्वीट कर लिखा, यह महिला का सम्मान नहीं, समाज के निचले स्तर का अभिनंदन है। शलभ ही सुलभ है। ट्विटर यूजर अभिनव पांडे ने लिखा, देवरिया से बीजेपी प्रत्याशी शलभमणि त्रिपाठी ने नामांकन भरा। किसी बड़े नेता या सेलिब्रिटी की जगह शलभमणि ने ई रिक्शा चालक महिला और सफाई कर्मी को अपना प्रस्तावक बनाया। पत्रकार से नेता बने शलभमणि त्रिपाठी सीएम योगी के सूचना सलाहकार हैं। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। रिक्शा चालक और सफाई कर्मी को अपना प्रस्तावक बनाने वाले बीजेपी नेता शलभमणि त्रिपाठी के इस कदम की सोशल मीडिया पर लोग कुछ इसी तरह से तारीफ कर रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें, इससे पहले नरेंद्र मोदी जब साल 2014 में बनारस से लोकसभा चुनाव लड़ने गए थे, उस दौरान मोदी ने डोम राजा जगदीश चौधरी को अपना प्रस्तावक बनाया था। पीएम मोदी की पहल से गदगद जगदीश चौधरी ने कहा था कि मोदी पहले पीएम है जिन्होंने हम जैसों की तरफ ध्यान दिया। डोम जाति को शमशान का चौकीदार माना जाता है, इसीलिए पीएम मोदी ने चौकीदार को अपना प्रस्तावक बनाया था। हालांकि डोम राजा जगदीश चौधरी अब इस दुनिया में नहीं है। साल 2020 में कोरोना की वजह से उनका निधन हो गया था। उन्हें मोदी सरकार में ही मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया। बहरहाल जिस तरह से पीएम मोदी की पहल को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी नेता शलभमणि त्रिपाठी ने भी समाज के निचले तबके के रहने वाले सफाई कर्मी और ई रिक्शा चालक को अपना प्रस्तावक बनाया, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इन दिनों बीजेपी को जिताने के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे सीएम योगी ने मेरठ की जनसभा में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भाइयों बहनों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस कालखंड में भारत के विभाजन का विरोध किया था और विरोध करने के साथ ही उन्होंने कहा था या तो भारत का विभाजन नहीं करना चाहिए, और अगर जो लोग भारत विभाजन का पक्ष ले रहे हैं वे लोग पाकिस्तान में ही चले जाएं, भारत में रहने के लिए उनके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात को अगर 1947 के पहले कांग्रेस के नेता मान लिए होते, यह देश कभी दंगों की विभीषिका में नहीं जूझता। 1987 में यहां पर भी भयंकर दंगा हुआ था, भयंकर दंगा हुआ था, और उस समय दंगों की चपेट में आकर के सैकड़ों लोग मारे गए थे। यह सिलसिला लगातार चलता रहा, क्योंकि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। हमेशा दंगाइयों को प्रोत्साहित करते थे, प्रेरित करते थे। 1987 के दंगे में अगर यहां पीएसी नहीं आती तो यहां दंगाई तमाम दलित बस्तियों में आग लगा देते, लेकिन पीएसी ने ठीक ढंग से निपटने का काम किया। इसलिए हमारी सरकार जब आई तो हमने कैराना में भी पीएसी का एक नई बटालियन की स्थापना की है, और मैंने तो यह भी आदेश दिया था कि जहां जहां पर दंगाग्रस्त क्षेत्र है वहां पीएसी की बटालियन भी खोलिए, और जहां आवश्यकता पड़ती है उसमें से कुछ पीएसी की बटालियन महिलाओं की होनी चाहिए। दंगाइयों को महिला पीएसी कर्मियों से पिटवाना चाहिए। और कुछ जगह तो हम लोग अब एटीएस का सेंटर भी खोल रहे हैं। आपने देखा होगा, अभी पिछले दिनों मैं स्वयं देवबंद गया था, और देवबंद में मैंने एक एटीएस का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का यानी आतंकवाद निरोधक
एक दस्ता कोई वहां तैनात कर दिया है। और मैंने कहा जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो, भारत के आन मान और शान के खिलाफ जो भी दुस्साहस करेगा, उसके लिए फिर पूछने की आवश्यकता नहीं, उसका काम तमाम करने की तैयारी भी कर लीजिए। भाइयों बहनों, ये बड़ी अजीब सी विडंबना है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारें आती थी, दंगा शुरू हो जाता था, दंगा शुरू होता था, दंगों में कर्फ्यू लगता था, व्यापारी परेशान, गरीब परेशान। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को तो इन लोगों ने अराजकता की उस आग में झोंकने का काम किया। कैसी शरारत इन्होंने की। भाइयों बहनों, ये किसी से छुपा हुआ नहीं, कैसी शरारत करते थे। कैराना में व्यापारियों का पलायन कराया, बेटियों को स्कूल जाने से वंचित किया। मुजफ्फरनगर का दंगा, मेरठ का दंगा, बुलंदशहर का उपद्रव, बिजनौर का दंगा, सहारनपुर का दंगा, दंगा ही दंगा, नाम समाजवादी, सोच परिवारवादी, काम दंगावादी। और ये लोग बेशर्मी के साथ चुनाव में वोट मांगने के लिए आते हैं। ये लोग फिर से चुनाव में वोट मांगने के लिए भी आते हैं। 5 साल में कोई दंगा हुआ? दंगों के नाम पे कहीं कर्फ्यू लगा? आज कर्फ्यू नहीं लगता है, आज तो कावड़ यात्रा निकलती है। कावड़ यात्रा देखी ना? कावड़ यात्रा पिछली सरकार क्यों नहीं निकालती थी? उनको लगता था कि कहीं वोट बैंक उनका खिसक न जाए। मुझे भी जब मैं मुख्यमंत्री बनाया गया तो मुझे भी बताया गया कि कावड़ यात्रा, मैंने कहा भी कावड़ यात्रा क्यों नहीं निकलेगी? कहा कावड़ यात्रा निकलेंगे, कुछ लोग नाराज होंगे। हमने कहा नाराज हों, लेकिन कावड़ यात्रा निकलेगी। फिर लोगों ने कहा बवाल हो जाएगा। मैंने कहा जिसको अपनी संपत्ति का मोह नहीं, क्योंकि अगर बवाल करेंगे तो संपत्ति जब्त भी करेंगे।